नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 प्लस पीआईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बीपीएससी प्री में 1990 से 2023 के मध्य पूछे गए बिहार स्पेशल के सभी प्रश्नों का मैराथन आपके लिए लेके आए हैं। और यहाँ से बिहार से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और कुछ प्रश्न पॉलिटी से भी हैं। तो ये आपके जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके पास हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी टीआरई स्पेशल 2000 प्लस जीएस पीआईक्यूज़ की, साथ में मैथ और रीजनिंग की भी पीआईक्यूज़ हैं 200 प्लस, वो आपको लिंक में दे दी जाएगी। साथ में 2000 क्विज़ हमने स्टार्ट किया है, 2000 प्रश्नों का क्विज स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, और जिसमें जो है जीएस और करंट के क्वेश्चंस होंगे। और इन क्विज को आप कम्युनिटी सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशंस भी क्वेश्चंस के आते होंगे जब भी आप यूट्यूब ओपन करते होंगे, तो आप एक साथ सारे प्रश्नों के जो सवाल हैं वो आप जाके चैनल पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में आप सारा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके कर सकते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। पीआरटी में टीआरई 1 में एक प्रश्न आया था जहाँ पे पूछा गया था कि हुंकार पत्रिका से कौन जुड़े थे, तो वहाँ पे दिए गए विकल्पों में सभी जुड़े थे। आपको प्रश्न याद आया होगा, आप कमेंट करके बताइए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा दो अन्य नाम और कौन से थे जो हुंकार पत्रिका से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करें, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये अखिल भारतीय किसान सभा के लिए फेमस थे। पूरे भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा के लिए फेमस थे। 1936 में स्थापना की थी इन्होंने, और इसके अलावा इसके अध्यक्ष भी थे। और सचिव कौन थे, तो सचिव थे एनजी रंगा जी। और इसके अलावा इन्होंने जो है प्रांतीय स्तर पे भी काम किया था, जिसके बारे में हम आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। प्रश्न है आपका, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बंगाल विभाजन से पहले लिखी गई पुस्तक है। तो देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर। और ध्यान रखिएगा, देशेर कथा ये आपका बंगाली में है, तो बांग्ला या बंगाली भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा। देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो मुरली मोहन प्रसाद है। वैसे मुरली मनोहर प्रसाद होना चाहिए था, तो ध्यान रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद इनका पूरा नाम है। मुरली मनोहर प्रसाद जी सर्चलाइट समाचार पत्र के सबसे लंबे समय तक भी संपादक थे। और सर्चलाइट समाचार पत्र को स्टार्ट किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने 1918 में, सच्चिदानंद सिन्हा ने और हसन इमाम में, सैयद हसन इमाम ने। तो ध्यान रखिएगा, सर्चलाइट समाचार पत्र को शुरुआत किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने 1918 में। और इसके संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये हुआ था 1909 में। और ये बात करें तो दिए गए विकल्पों में श्रीदीप नारायण सिंह जी थे, उनके प्रयास से हुआ था, उनके प्रयत्नों से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1909 में। और ये कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और इसके अलावा अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले और खरे भी जो है मौजूद थे। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछेगा कि 1909 का जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और आपको पढ़ाया गया है बिहार मैराथन में, बिहार स्पेशल मैराथन में, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, सब जितना भी आपको डिटेल पता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ हमने पढ़ाया था आपको, बिहारी छात्र सम्मेलन स्थापना हुआ था 1906 में। अगर 1906 में स्थापना हुआ है तो जाहिर सी बात है जो आपका अधिवेशन जो प्रश्न में पूछा गया कब होगा, 1921 में, 16 साल बाद। और स्थान आपका ये पटना कॉलेज है। और संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में, संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आप लोगों में से जिनको भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैराथन का, वो जरूर देख ले। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको रखे गए वहाँ पे जो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ, ये हुआ 1921 में। आगे बढ़ते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। तो ये भी आपका टीआरई में प्रश्न पूछा गया है। जिन्होंने सारी पीआईक्यूज हमारी देख रखी हैं प्लेलिस्ट की 2000 प्रश्नों की, वहाँ आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी शाखा की, तो सचिन नाथ सान्याल ने। तो सचिन नाथ सान्याल ने या सचिन सान्याल ने जो है 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी पटना में।
आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल में हमने बात भी किया है इन प्रश्नों के बारे में। प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन ये आपका कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 से 1922 के मध्य, और बिहार में उस समय कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विद्यानंद जी ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। स्वामी विद्यानंद जो है प्रमुख किसान नेता थे। इसके अलावा जो सबसे इनसे भी जो प्रमुख किसान नेता थे वो आप जानते हैं सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कहाँ पे एक्टिव थे स्वामी विद्यानंद जी, कहाँ पे एक्टिव थे? तो उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर आज दरभंगा के इलाकों में, ठीक है। तो ये जो है अवेयर कर रहे थे लोगों को, तो दरभंगा में स्पेशली ये पॉपुलर थे उस समय। फिर प्रश्न 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से तो आपको आंसर जो है वो श्री कृष्ण सिंह जी हैं और मोहम्मद जुबैर हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह जी और मोहम्मद जुबैर। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, डिटेल में देख लेते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। फिर 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो प्रांतीय किसान सभा बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, कब किया गया? तो 1929। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और कब किया था? तो 1929 में। लेकिन जब अखिल भारतीय किसान सभा की बात पूछेगा तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इस सभा का जो विस्तार था बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, पंचानंद शर्मा और युद्धनंदन शर्मा ने सहयोग किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 1929 के जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी उसमें किनका किनका सहयोग था? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, युद्धनंदन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय सभा पूछे या बिहार प्रोविंशियल सभा पूछे, एक ही बात है। तो ये 1929 आपका फिर से आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो किस अवसर पे? तो सोनपुर मेला, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था। और स्थापना कब हुई थी अगर बात करें तो 1 जनवरी 1923, और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। और बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन हुआ था। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन हुआ था जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह जी बनाए थे। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में जो स्वराज पार्टी है 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था, और उसी समय जो है गया अधिवेशन जब समाप्त हो रहा था तो जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया था कि वो स्वराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। फिर जनवरी 1923 में इन्होंने पार्टी की स्थापना कर दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में अगर हम देखें तो सबसे क्लोज हमारा पटना है। हालांकि हम बांकीपुर से पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा बांकीपुर ज़्यादा बेटर है। ज़्यादातर प्रश्न आपको बांकीपुर ही आता है, लेकिन अगर पटना भी आता है तो आप सही मान सकते हैं। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर, पटना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे देख लेते हैं, RN मुधोलकर जी। और कब हुआ था? तो बिहार का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था, पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का 27वां, ये भी आपको याद रखना कौन से नंबर का 27वां अधिवेशन था, नहीं तो आप 1885 से जोड़िएगा तो भी 27वां ही आएगा, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर
आर एन माधोलकर बोला जाता है या आर एन मुधोलकर बोला जाता है, तो एक ही बात है। तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर या आर एन मुधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1912 हुआ था, महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। और मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे, तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यहाँ हमने प्रश्न आपको टीआरई में भी पूछा गया था, तो आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी। तो फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1931 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कब गठन हुआ? तो वही आपका है 1931। और 1934 में ध्यान रखिएगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, तो BCSP है 1934 में, अभी हम देखेंगे आगे। और यहाँ पे 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। बाकी अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह भी थे। तो इतना सब आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई बिहार सोशलिस्ट पार्टी की? 1931। किसने की? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको ये दो नाम याद रखने हैं संस्थापकों में, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। यहाँ पे कांग्रेस भी होना चाहिए, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो आपको यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा आंसर हो जाएगा, क्योंकि JP नारायण दिए नहीं गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है आपका 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी, और आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? अध्यक्ष थे। और आपके जैसे BPSC द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित हमने आपके लिए क्विज सेक्शन बनाया, तो क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें और सारे प्रश्न कर लें। और डेली जो है लगभग 20 से 30 सवाल ऐड हो रहे हैं और आपके एग्ज़ाम तक 2000 प्रश्न पूरे कर दिए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और हमें सहयोग करें। आते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक दी गई थी। तो इसलिए हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, शायद जननायक करके था। तो जननायक किसको बोला जाता है? तो जननायक बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। पूछा जा सकता है आपसे सवाल, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक बोला जाता है। लोकमान्य तिलक आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से प्रश्न पूछा गया है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, श्याम नंदन प्रसाद भी थे, तो जगजीवन राम जी भी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा जी भी थे, और आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, इसका पहला जो है पहला मीटिंग बुलाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। और यह प्रश्न आपका कल जो UPSC प्री का पेपर हुआ है, सोचिए जो सबसे बड़ा एग्जाम हो वहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को आप समझिए। और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का दूसरा मीटिंग हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए SC मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे वर्ड प्रथम है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो किया था मोहम्मद यूनुस ने। तो ध्यान रखिएगा ये। और मोहम्मद यूनुस के बाद जो है श्री कृष्ण सिंह जी ने नेतृत्व संभाला था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने जो है 1937 से मतलब ये चौथे महीने से आपका अप्रैल से जुलाई तक किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व जुलाई से जो है ये अक्टूबर तक किया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम
जब शब्द आएगा तो प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व तो मोहम्मद यूनुस आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो को क्यों माना है? क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने भारत में क्या लागू किया था? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन व्यवस्था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, जिससे मुस्लिम जो है एक अलगाव पैदा हुआ और फिर धीरे धीरे मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसलिए जो है राजेंद्र प्रसाद जी लॉर्ड मिंटो को, जिसके समय में या जिसने जो है सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे 1909 के अधिनियम के तहत, तो इस वजह से जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, और हमने आपसे इससे बिहार स्पेशल में भी डिस्कस किया है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1912 में बंगाल से अलग होकर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 3 फरवरी 1916 याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिछली बार पटना कॉलेज पूछा गया था, इस बार हो सकता है यही पूछ ले। प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। और बिरसा मुंडा ने, आपको पता है, मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उसका नेतृत्व किया था 1899-1900 में। आगे बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा ने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिंह बोंगा एक देवता की पूजा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे थे और जो है फिर फाइनली इनको 1900 में पकड़ लिया गया था और बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें, और इनका जो क्षेत्र था जहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था, रांची, ध्यान रखिएगा, झारखंड में रांची। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भागलपुर राजमहल, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी गए थे उनकी हार हुई थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको बताया भी गया है कि वो ब्रिटिश अधिकारी कौन से थे जिनको हार का सामना करना पड़ा था संथालों से। तो 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग, सिविलाइज्ड पीपल, अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे, उनका शोषण दोहन करने लगे थे। अंग्रेज़ों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं जो लोग थे, जो बाहरी लोग थे, उन्हीं का पक्ष लिया। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे, दिकू कहते थे। और 1855 में सिद्धू कानू, ये भी आपको पता है, सिद्धू कानू 2 भाई थे और इसके अलावा इनके 2 भाई और भी थे, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है चांद और भैरव। तो सिद्धू कानू 2 भाई के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपको आंसर पता है, राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने जो है गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है चंपारण के नील किसानों का मुद्दा उठाया, उनसे आग्रह किया कि आए वो चंपारण और जो किसानों का मुद्दा है उसको सॉल्व करें। और गांधी जी फिर गए, फिर जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ। और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला जी। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो यहाँ देखिए वर्ड, जब कांग्रेस वर्ड आ जाएगा तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1934। जब केवल बिहार सोशलिस्ट पार्टी आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931 और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो 1934। क्लियर है? हमने कई बार इस चीज़ को बताया है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। और आपको इसको डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपका,
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में, ध्यान दीजिएगा, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था, और उसमें जो है बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, बंगाल से हटाकर, बंगाल से अलग करके। तो और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बहुत महत्वपूर्ण है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किया था। और यहाँ पे बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, इन लोगों ने मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना आरंभ किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी और संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। तो ध्यान रखना है आपको। बाकी इसके अलावा ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक, हसन इमाम, ये जो है डॉक्टर सिन्हा के साथ में थे। और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बिहार का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 1908-9 में, तो यहाँ पे जो है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी की गई थी। और फाइनली 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार को बंगाल से अलग करने का निर्णय किस दिन लिया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है आपको डेट जो है ध्यान रखना कि 1912, 22 मार्च 1912 याद रखना है। 1 अप्रैल वाली डेट नहीं याद रखनी है। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा जो है ये बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना। और फाइनली इसके बाद तो 22 मार्च 1912 को जो है, अगर प्रश्न पूछता है कि बिहार कब नया प्रांत बना, तो 22 मार्च 1912, और बिहार के साथ में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। हालांकि बिहार और उड़ीसा एक ही में थे। फाइनली बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। क्लियर है? तो 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जो है हम 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 1912 में, 22 मार्च 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो फिर से वही प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 1912। और यहाँ पे 22 मार्च 1912 को घोषणा के बाद जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। नए बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये डेट याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1912 से ये प्रभावी हुआ था। और फाइनली 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग हो गए थे। इस प्रकार जो है 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा भी फाइनली बिहार से अलग हो गया और 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो दिए गए विकल्पों में देखें तो 1912 आपका आंसर हो जाएगा, 22 मार्च 1912। और यहाँ पे जो है कई बार प्रश्नों में आयोग भी कन्फ्यूजन कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्वतंत्र की बात कर रहे हैं, जैसे एक स्वतंत्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर अगर देखा जाएगा तो 1936 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। प्रश्न में कभी कभी त्रुटि होती है आयोग द्वारा। हालांकि आंसर आयोग ने क्या माना है? आंसर आपका जो आयोग ने 1912 ही माना था। लेकिन प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा गया बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा नाम के नए राज्य का गठन किया गया था। लेकिन बिहार स्वतंत्र तो था नहीं, बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही में थे, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए, दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्या होता है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो पूरी तरीके से अलग कह लीजिए, क्योंकि जब 22 मार्च 1912 को बनता है बिहार, तो बिहार के साथ में उड़ीसा भी शामिल है
और जब 1936 में बिहार से उड़ीसा को भी फाइनली अलग कर दिया गया है। तो हालांकि इस प्रश्न का आंसर 1912 माना गया था। कई बार आयोग प्रश्नों के पूछने के उसमें त्रुटि कर देता, तो इस वजह से कन्फ्यूजन होता है। प्रश्न है आपका, अब यहाँ पे देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो इस प्रश्न का आंसर जो है भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। यहाँ 1936 माना गया है। तो जब स्वतंत्र या बात करेगा या भारतीय राज्य की बात करेगा तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर 1936 मान लिया है। तो उपयुक्त जो प्रश्न है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो ज़्यादा बेहतर आंसर 1936 है हमारे हिसाब से, ठीक है। और वही प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो ये बना 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया, लेकिन जब बिहार दिवस पूछेगा तो 22 मार्च 1912, बिहार दिवस 22 मार्च, ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल बिहार जो है उड़ीसा दिवस। और ये भी ध्यान रखना आपको कि 1936 तक बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम, ये भी आपको ध्यान रखना कि किस अधिनियम द्वारा बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो ब्रिटिश शासन की बात कर रहा है कि बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1936, ठीक है, क्लियर है। और जब आपको ये सब आपके ऑप्शंस में नहीं दिए होंगे तब आपको 1912 ही आंसर लगाना है। वो आपको प्रश्न से भी समझ में आ जाएगा, जैसे प्रश्न पूछे गए वैसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा की जब बात आएगी तो यहाँ पे 1936 हो जाएगा, पूरी तरीके से अलग हो गया था बिहार। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936, 1 अप्रैल 1936। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एक अलग राज्य बना। आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से जब अलग होने की बात आएगी तो 22 मार्च 1912, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। और 1 अप्रैल वाली डेट आपको याद नहीं रखनी है। और इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था। फिर अब प्रश्न, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से जब बात आएगा तो आंसर 1912 हो जाएगा, क्लियर है, 22 मार्च 1912। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो हमने इसको पिछली बार भी बात किया था, तो आंसर 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। और इसके तहत जो है, जो किराएदार थे, जो मतलब रैयत की खेती वगैरह करते थे, कई किसान थे जो किराए पर लेकर ज़मीन पर खेती करते थे, तो उनके अधिकार को जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो आप सोचिए, अगर 1912 में स्थापना किया गया है तो सबसे बेहतर आंसर 1913, ठीक है। तो आप ऐसे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में हुई है, याद रखना आपको। और कब हुई है? तो 20 जनवरी 1913 को हुई है। कहाँ पे हुई थी? तो बांकीपुर में। और जो है 1912 में बिहार जो है, ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। और आपको इतना ध्यान रखना कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं? तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर है 38, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अनुसूचित जाति 38 और 2 सीटें अनुसूचित जाति, ये भी आपको याद रखना। तो 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति, 38 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। और कुल जो बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है? 243 सीट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 230 सामान्य सीट है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। और ये कब हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 2006 में आया था और 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, जन प्रखंड स्तर और उसके ऊपर प्रखंड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें होती हैं।
प्रश्न है 1866 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, बहुत पहले 1995 में पूछा गया है। तो 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान, ये आपका दरभंगा और चंपारण है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था, उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त अपने दुखमय जीवन से ऊब कर 1866-67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले लाल सरैया कोटी में फूटी, वहाँ से यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा मुरली भरावा। तो राजकुमार शुक्ला जी मुरली भरावा गाँव के निवासी थे और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजकुमार शुक्ला जी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात किया, चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था और फाइनली चंपारण सत्याग्रह में विजय भी मिली। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो जिन्होंने क्विज के क्वेश्चन किए होंगे उनको आंसर पता होगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है संवाददाता के रूप में काम किया था, हमने आपको ये भी बताया था, संवाददाता के रूप में काम किया था। किसके लिए, तो प्रताप नाम का अखबार था, प्रताप नाम के अखबार के लिए पीर मोहम्मद मुनीस ने संवाददाता के रूप में कार्य किया था। और इन्होंने जो है चंपारण किसानों की दुर्दशा पे बहुत सारे लेख लिखे थे। और प्रताप अखबार को किसने स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा प्रताप अखबार को जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो लखनऊ के बगल कानपुर, जहाँ से बैठ के हम आपकी क्लास ले रहे हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर से प्रताप नामक अखबार शुरू किया था। और यही अखबार था जिसके माध्यम से पीर मोहम्मद मुनीस के लेखों के माध्यम से गांधी जी को चंपारण नील किसानों की दुर्दशा के बारे में पता चला था, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी जो है गए चंपारण। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, चंपारण से रिलेटेड अगर बुक्स आती हैं तो ध्यान रखिएगा पीर मोहम्मद मुनीस आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, तो स्वामी विद्यानंद। कब थे, असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसके अलावा लंबे समय तक स्वामी सहजानंद सरस्वती तो थे ही, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, फ्री का प्रश्न होता है। राजकुमार शुक्ला जी। और राजकुमार शुक्ला जी किसके साथ में आए थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी के साथ में आए थे। ब्रजकिशोर प्रसाद जी के साथ में आए थे। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर वहाबी आंदोलन का केंद्र था। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल वहाब। तो वहाबी आंदोलन से रिलेटेड आपके टीआरई में पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है, तो अब्दुल वहाब। आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर है महादेवलाल सराफ। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था नमक सत्याग्रह चंपारण में। तो नमक सत्याग्रह चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 24 दिन की गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, साबरमती से दांडी तक। और उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर जो है स्टार्ट कर दिया था। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेवलाल सराफ ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा दीप नारायण सिंह भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर की बात करें तो यह जो है देवनगर में स्थित है। 2000 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, इसमें किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो पहले कांग्रेस की बात जब आएगी तो आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस की जब बात आ जाएगी तो ये प्रांतीय विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, और प्रांतीय विधानसभाओं में कांग्रेस को जीत मिली थी। तो प्रांतीय विधानसभाओं के पहले मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था, श्री कृष्ण सिन्हा जी ने। श्री कृष्ण सिन्हा जिन्हें श्री कृष्ण सिंह के भी नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था पद को। 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 1961 तक मृत्यु पर्यंत तक इस पद पर रहे थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1946 में श्री कृष्ण सिंह जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, बाकी 1937 में तो बने ही थे।
फिर है 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, तो आंसर है राहुल संकीर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आपको पता है 15 नवंबर 2000। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो अगस्त प्रस्ताव, इसको छोड़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के सफलताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। कब स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त को जो है 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी। वहाँ पे जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी ध्यान रखिएगा, किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया था कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को 1942 में 9 अगस्त को? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता, तो बिहार के महाधिवक्ता थे, अटॉर्नी जनरल थे, तो बलदेव सहाय जी, उन्होंने 1942 में अपने त्यागपद से इस्तीफा दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अब आते हैं बिहार भूगोल के प्रश्नों पर। आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आपसे बिहार स्पेशल से पूछे गए तो वो हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा हम आपको जो प्रश्न करा रहे हैं वहाँ से बच के प्रश्न आपके एक भी नहीं जाएंगे एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग। अब आते हैं बिहार के प्रश्नों पर। प्रश्न है आपका पहला, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह प्रश्न हमने आपको पिछली बार भी कराया था और यहाँ पे आंसर है रोहतास पठार। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रोहतास। तो ध्यान रखिएगा, रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम में बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो रोहतास में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं, रोहतास क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पीडमोंट स्वैम्प, पहले आप ये वर्ड समझिए, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी, स्वैम्प मिट्टी। तो पीडमोंट का मतलब क्या होता है? तो पीडमोंट का मतलब होता है कि जहाँ पे पहाड़ ख़त्म होते हैं, पहाड़ की जो तलहटी होती है, पहाड़ का जो जहाँ पे फुट हिल्स होता है, जहाँ पे पहाड़ ख़त्म होते हैं, जैसे शिवालिक पहाड़ जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो आपका दलदली क्षेत्र स्टार्ट होता है तराई का, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प। तो ये आपका जो है देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे शिवालिक का विस्तार है, तो शिवालिक का विस्तार होने की वजह से यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पीडमोंट स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदली होता है, तो पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न आते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं मिलती है? तो दरभंगा मुंगेर गंगा नदी बहती है, पूर्णिया भागलपुर ये भी सही है, तिरहुत सारण ये भी सही है, कोसी मगध ये नहीं सही है। तो ध्यान रखिएगा, कोसी मगध वाले क्षेत्र में इसमें गंगा नदी नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है? तो फतुहा के पास गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। महत्वपूर्ण है ये भी सवाल। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। और मुरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं, तो आपसे पुनपुन नदी पूछ सकता है। तो पुनपुन नदी ध्यान रखिएगा, पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है जो फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है। फिर आपका जो है वही प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। याद होना चाहिए आपको, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कौन कौन से हैं? तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। ये आपसे ऑप्शन में भी दे सकता है, 3 ऑप्शन दे देगा होने के और 1 दे देगा नहीं होने के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है और 12 जिलों से होकर गुजरती है बिहार में गंगा नदी।
और बात करें तो पटना में 99 किलोमीटर है और भागलपुर में 97 किलोमीटर, तो ये भी याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पे सबसे अधिक जिले हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पे बात करें तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम आपको करवा तो जियोग्राफी के भी प्रश्न रहे हैं, लेकिन जियोग्राफी से प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई पीआरटी में चांसेस कम होते हैं पूछने के, तो इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। लेकिन चूंकि पूछे गए हैं तो ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी का जिस तरीके से पैटर्न है, बीपीएससी का कोई पैटर्न नहीं है। अगर बीपीएससी के पैटर्न की बात करेंगे तो टीआरई 1 का पेपर अलग है, टीआरई 2 का पेपर अलग है, टीआरई 3 का पेपर अलग है। तो कहने का मतलब आपको जितना आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सबको आपको देख लेना अच्छे से, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। और ज़्यादा प्रश्न आपके बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, तो इसलिए आपको जियोग्राफी के प्रश्न भी यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है, महत्वपूर्ण है ये भी। तो नवीन जलोढ़क जो नदी के पास वाले क्षेत्र में जो मिट्टी होती है, जो हर साल नदियों द्वारा लाई जाती है, तो ये इनको हम नवीन जलोढ़क मिट्टी बोलते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर है पूर्णिया। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। और भारत का जो है बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे असम है। और बिहार में बात करें तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक जूट उत्पादन बिहार में पूर्णिया में होता है। फिर है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर ध्यान रखिएगा गंडक नदी पर निर्मित है। प्रश्न जो त्रिवेणी कैनाल के बारे में पूछा गया था तो पूछा जा सकता है दोबारा। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है बिहार में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो सांभर झील आपको पता है राजस्थान में है, अनुपम झील ये आपका बिहार में। तो ध्यान रखिएगा अनुपम झील बिहार में। बाकी आप कमेंट करके बताइए सुखना झील और कामा झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो झील स्थित है उसका नाम है अनुपम झील। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और बाकी इसके अलावा बिहार का जो एकमात्र रामसर स्थल है आपको पता ही है, कमेंट करके बताएं जो बिहार का पहला था। और बाकी डिटेल में हम करंट में बात कर लेंगे इसके बारे में। फिर अब बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जो सही आंसर है वो 7.84% है, याद रखिएगा। हमने आपको जो है करंट अफेयर्स में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पढ़ाया था। वहाँ पे हमने आपको बिहार के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन इंडिया के बारे में बताया था। तो बिहार में ध्यान रखिएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% है। तो 7.84% वन प्रतिशत ध्यान रखिएगा ISFR 2021 के अकॉर्डिंग। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, 2023 में आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई है अगली रिपोर्ट, और ना आए तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है, बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है, और यहाँ पे सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। और आपको अगर बिहार के क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो तो आप बिहार का मैप भी ले सकते हैं मार्केट से, बिहार का मानचित्र आता है उसको लगा सकते हैं, उसको देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। तो बिहार में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में है, और इसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जो वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है भीमबंध। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके अलावा आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है
वहाँ पे आपको बहुत पहले आपको फाइल्स में सबसे नीचे जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको एक पूरा लिस्ट भी दिया गया जो बिहार में, बाकी हम ज्योग्राफी की क्लास में करा भी देंगे, स्पेशल क्लास में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था? तो 45.85% लेकर झारखंड अलग हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और डेट आपको पता ही है। और बिहार का अगर आपसे पूछे कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये सब फैक्ट्स ऐसे होते हैं नंबर वाले, आप आसानी से 2-4 बार देख लेंगे तो जहन में रह जाता है आपके। फिर जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार में कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो आंसर है 9, और अभी भी पूछेगा तो भी 9 है, तो ध्यान रखिएगा। तो पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो 9 जिलों से। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से हैं तो ये सब नहीं पूछेगा आपसे इतना सारा, ठीक है। बाकी आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम वाली नदी है, तो आंसर है दामोदर। तो जो दामोदर नदी है, ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को जो है बंगाल का दुख, सौरव बंगाल भी कहा जाता है। बाकी एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि इसका उद्गम स्थल क्या है, हमें डाउट हो रहा है इस पर, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो नवादा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए नवादा। तो बिहार में कहाँ पे? नवादा में अभ्रक का भंडार है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बरौनी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था TRE 2 में, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में तो स्थित है। सीमेंट, बंजारी, फर्टिलाइज़र भौराई, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, तो ये आपका नहीं सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में स्थित नहीं है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, रेल डिब्बा मुजफ्फरपुर में और अभियांत्रिकी मोकामा में स्थित है, तो रेल डिब्बा मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। बाकी फर्टिलाइज़र भौराई ठीक है, सीमेंट बंजारी और ऑयल रिफाइनरी बरौनी, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी याद होना चाहिए, प्रश्न पूछा भी गया है। फिर अब बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, और जब नीचे देखेंगे तो झारखंड है, और पूरब में देखेंगे तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो 3 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, वैसे ही बिहार में दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और यहाँ पे दामोदर, हमने अभी आपको बताया था कि डाउट हो रहा है, तो बिहार को बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार में होता है, वहाँ पे दिया गया था बिहार में, तो बिहार गलत है, बिहार में नहीं होता दामोदर नदी का उद्गम स्थल। कहाँ पे होता है? छोटा नागपुर पठार से, और यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार से गंगा में कौन कौन मिलती है? तो गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, तो ये आपके सभी आंसर हैं। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान पर निकट गंगा नदी में मिलती है। तो सोन नदी का आपको पता होना चाहिए, सोन पटना के निकट मिलती है और पुनपुन फतुहा नदी के पास में मिलती है। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी बिहार में गंगा से मिलती हैं। सहायक नदियाँ हो जाएंगी। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कंवर झील। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या हो गई है 82, पहला चीज़। और बिहार के कहाँ पे? तो बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य अब रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा कि नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जमुई में, जमुई जिला बिहार में, और ये जो है रामसर स्थल हो गए। तो ध्यान रखिएगा बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? 3। पहला तो आपका हो गया जो कंवर झील, दूसरा हो गया नागी और नकटी, तो ध्यान रखिएगा नागी और नकटी 3 हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, और कुल 82 हो गए हैं। बाकी हम करंट अफेयर में इनके बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार का पहला रामसर स्थल कंवर झील। बाकी आपको जमुई जिले के दोनों नागी और नकटी याद रखने हैं। पक्षी अभयारण्य पूछा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह पर स्थित है? तो रांची में है ये, और ये ध्यान रखना सुवर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये प्रश्न हमने आपको करवाया है। तो कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी को जो है क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं।
अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा। तो विभाज्य पुल मतलब पुल होता है, यहाँ पे पुल होना चाहिए था, POOL पुल, कोई ब्रिज वाला पुल नहीं है। तो जो है 2021-26 में केंद्रीय कर में बिहार को कितना हिस्सा मिलना है, तो ये आपको जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है और आंसर है आपका 17.93। तो ध्यान रखिएगा, 17.93 तो उत्तर प्रदेश को है, 10.058% जो है बिहार को प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर किसी का इकोनॉमिक्स वगैरह है तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो डिजिटल बिहार कार्यक्रम ध्यान रखिएगा 2021-22 से स्टार्ट किया गया है और इसमें 6ठी कक्षा से ऊपर के जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 6 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं सभी हो जाएंगे इसमें। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो गुल्लक बच्चा बैंक ये पटना में स्थित है, प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए आपको यहाँ पे रखा गया है गुल्लक बच्चा बैंक, याद रखिएगा पटना में। प्रश्न है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, मरहौरा। तो ध्यान रखिएगा, पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में मरहौरा में, सारण जिले में, याद रखिएगा सारण जिला याद रखिएगा। तो सारण जिले में मरहौरा नामक स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। प्रश्न है पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो पिछली बार आपसे पटना में जो है विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसीज पूछ लिया था, इस बार आपसे पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या पूछ सकता है। तो पटना महानगर में वार्डों की संख्या याद रखिएगा 75 है, ध्यान रखिएगा। और आपसे इसके अलावा पूछ सकता है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1952 को, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुई है, 15 अगस्त 1952 को, महत्वपूर्ण है। और पटना में इस समय वर्तमान में वार्डों की कुल संख्या पटना महानगर पालिका में 75 है, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। प्रश्न है आपका बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ये कुल टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं, आपको पता भी है, इलेक्शंस भी हुए हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा एक ही बात है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है। तो कोलकाता स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। तो हमने बात किया था बरौनी में स्थित है, बेगूसराय में। बरौनी कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। प्रश्न है बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो गया सबसे बड़ा है, हालांकि अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण के बाद गया का नंबर आता है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया था, तो विकल्प में नहीं दिया गया तो गया आंसर हम मान सकते हैं, क्योंकि 4 में से पूछा है तो गया आंसर है। लेकिन सबसे बड़ा जिला आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आज आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कक्षा कैसी लगी। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही नितांत आवश्यकता है। बाकी हम आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं हम आपको सबको पूरा करके देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। और साथ में क्विज़ को जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत मेहनत से क्विज़ बनाई जा रही है आपके लिए। और वहाँ पर जो आपके BPSC में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, TRE में जितने भी लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उतने लेवल के प्रश्न आपको वहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।